हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सोमी कुछ कहने वाली होती है, तभी अचानक हुआनी ऊपर से चिल्लाता है और उसने पूछा है, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो, ऊपर आओ। इस बीच राइटर युनसोंग और हुआनी बहस करने लगते हैं। राइटर युनसोंग कहती है कि वो ठीक से ड्रॉ भी नहीं कर सकता। हुआनी जवाब देता है कि ओरिजिनलिटी और राइटिंग के बारे में है। दूसरी तरफ राइटर युनसोंग से बताती है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन फिर भी पाक कयांग को बहुत देर तक इंतजार करवाता है। हुआनी तुरंत जवाब देता है कि उसने कभी भी उसे इंतजार नहीं करवाया और बदले में पूछता है कि क्या वो ऑफिस में इतना देर तक क्यों रुकता है। सोमी खामोशी से उन्हें देखती है। उस पल पाक कयांग कहता है कि उनके स्टैंडर्ड्स बस बहुत हाई है, इसीलिए वो बार बार चीजों को ठीक करता रहता है। फिर सोयोंग कहती है कि उसने असल में बहुत अच्छा ड्रॉ किया है और एक पेंटिंग की तरफ इशारा करती है, लेकिन हुआनी जल्दी से समझाता है कि ये उसकी ड्राइंग नहीं है, इसे पाक कयांग ने ड्रॉ किया था, जिसने उसे ये गिफ्ट की थी। ये सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। हुआनी ये बताता है कि पाक कयांग उसका आर्ट टीचर हुआ करता था। वो सब कहने लगते हैं कि उसे फिर से ड्राइंग करनी शुरू करनी चाहिए या शायद अपना खुद का वेबटून बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए ऐसे टैलेंट को बर्बाद कर देना सही नहीं है। लेकिन पाक कयांग सादगी से कहता है कि ऐसा बहुत से लोग हैं जो उससे भी बेहतर बनाते हैं। उसके बाद सोमी अपना फोन चार्ज करने जाती है। वहाँ वो नोटिस करती है कि पाक कयांग पास ही सो रहा है। वो खामोशी से उसका चेहरा देखती है और अपने मन में सोचती है, मैं सोच रही हूँ कि वो सच में क्या करना चाहता है। ठीक तभी पाक कयांग जग जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहती है कि हाँ। फिर वो प्यार से उसके माथे को छूता है और मुस्कुराता है। ये देखकर सोमी नर्वस हो जाती है और सोचती है कि शायद वो किसी चीज में फंसती जा रही है। इस बीच अगली सुबह वो जॉगिंग के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो पूरे वक्त पाक कयांग के बारे में सोचती रहती है। वो जितना ज्यादा सोचती है उतना ही ज्यादा उलझ जाती है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि वो उसके घर आ रही है, लेकिन जियान जवाब देती है कि वो घर पर तो है ही नहीं और कहती है कि सोमी को उससे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि वो अभी शॉपिंग के लिए बाहर है। अचानक सोमी उसी मर्द को नोटिस करती है जिसके साथ उसकी एक बार ब्लाइंड डेट होनी थी, लेकिन वो कभी नहीं मिले। वो उसी जगह काम करता है और वो पैनिक हो जाती है, ये सोचकर कि ये डेटिंग सिचुएशन उसे मुसीबत में डाल सकती है। उस पल वो आस पास में एक डिवाइस का एडवर्टाइजमेंट नोटिस करती है जिसका नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। उसके बाद सोमी ऑफिस पहुंचती है। वो पाक कयांग के साथ एलिवेटर में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन वेट ज्यादा हो जाता है, इसीलिए उसे बाहर निकलना पड़ता है। हैरतअंगेज तौर पर पाक कयांग भी बाहर निकल आता है और कहता है कि वो उसके साथ चलकर जाएगा। वो उसके बगल में चलते हुए मुस्कुराता रहता है। बाद में सोमी किताबें अरेंज कर रही होती है, तब पाक कयांग अचानक वहाँ भी आ जाता है। वो पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन पाक कयांग जल्दी से दूसरी किताब उठाता है और उसके बहुत करीब आ जाता है, ये कहते हुए कि वो असल में इस किताब को ढूंढ रहा था। सोमी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और बस जवाब देती है, ओह ठीक है। फिर पाक कयांग उसे बताता है कि वो उसके लिए कॉफी लाया है। उसके बाद वो पूछता है कि उसके बैग कहाँ गए, क्योंकि उसे लगा था कि वो उस पर बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। इस वजह से सोमी काम करते वक्त भी पाक कयांग के बारे में ही सोचती रहती है। वो खुद से बार बार कहती है कि नहीं नहीं, खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो सोमी। वो खुद को उसकी तरफ सर घुमाने से भी रोकती है, अपने दिमाग में दोहराती है, उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो। वह एलिवेटर के अंदर भी वही करती है। बाद में उस शाम जब वो घर जा रही होती है तो पाक कयांग उसे एक कीचेन देता है। वो उसे बताता है कि वो असल में वो सीक्रेट सैंटा था जिसने उसे ये दिया था जब उसने लकी ड्रॉ जीता था। फिर वो कहता है कि इस बार उसे ये अपने पर्स में लगा लेना चाहिए ताकि वो इसे फिर से ना खो दे। ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है। इस बीच सोमी पूरी रात पाक कयांग के बारे में सोचते हुए बैठती है और उसे नींद नहीं आती। वजह ये है कि पाक कयांग ने उसे एक गुड नाइट मैसेज भेजा था। वो उलझन महसूस करती है और खुद से कहती है कि वो क्या कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है, ऐसे गुड नाइट मैसेजेस कौन भेजता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो असल में बहुत खुश महसूस कर रही थी। अगली सुबह उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं सोई। अपना मेकअप करते वक्त वो अपने बैंग्स फिर से वापस लगाने के बारे में सोचती है, लेकिन वो बिखरे हुए रखते हैं, इसीलिए वो उन्हें धो लेती है। धोने के बाद भी वो अच्छे नहीं लगते, तो आखिर में वो एक कैप पहन लेती है और कंपनी जाती है। ऑफिस में हर कोई उसे कहता है कि वो बहुत थकी हुई लग रही है। दूसरी तरफ पाक कयांग एक मीटिंग में बिजी है जहां लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसके वेब प्लान को एक वीडियो गेम में बदला जा सकता है। अगले सीन में सोमी राइटर युनसोंग के साथ काम कर रही है, लेकिन वो फिर भी पाक कयांग के बारे में सोच रही है। उसी वक्त राइटर युनसोंग अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। सोमी उसे बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि चीजें धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रही है। वो इस बारे में बात करते हैं कि कैसे उनकी रैंकिंग धीरे धीरे गिर रही है।
उसके बाद एक दिन जब वो कंपनी से निकलते हैं तो पाक कयांग उसे बताता है कि वो आज अपनी कार नहीं लाया, इसीलिए उन्हें साथ चलना चाहिए। चलते हुए पाक कयांग पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो सिर्फ इसीलिए प्यारी नहीं लग रही क्योंकि उसने कैप पहनी है। वो तुरंत इनकार करती है और कहती है कि ये वजह नहीं है जो उसने इसे पहना है, लेकिन अचानक वो कहती है कि वो बस वहाँ से बस ले लेगी और एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वो जल्दी से एक बस पर चढ़ जाती है। हालांकि जिस बस पर वो चढ़ी थी वो असल में उल्टी दिशा में जा रही थी, जबकि उसे इयोनचोन जाना था। सोमी परेशान होने लगती है और खुद से कहती है अब मैं क्या करूं। इस बीच उसकी दोस्त जियान डिवाइस के जरिए एक वर्चुअल डेट पर है। एक मर्द वहां उसके लिए एक गाना गाना शुरू करता है और उसे ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। जियान उस पल का बहुत मजा लेने लगती है और अपने मन में सोचती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि कैसे डायरेक्टर ने ऑफिस में एक क्रिसमस ट्री रखा है, लेकिन उस पर कोई डेकोरेशन नहीं है। सोमी कहती है कि उसे ये इस तरह पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लग रहा है। फिर बाकी लोग उससे पूछते हैं कि क्रिसमस ईव के लिए उसका क्या प्लान है। वो जवाब देती है कि उसका कोई प्लान नहीं है और वो बस यहाँ बैठेगी और स्क्रिप्ट का इंतजार करेगी। जब वो मुड़ते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि पाक कयांग वहाँ खड़ा कॉफी बना रहा है। वो भी कहता है कि वो भी यहाँ रुकेगा। बाद में उस रात सोमी को याद आता है कि हुआनी आमतौर पर स्क्रिप्ट वक्त पर भेज देता है, तो सोचती है कि पाक कयांग अभी भी वहाँ क्यों है। सोमी उसके पास चलती है और पूछती है क्या आप भी हुआनी के स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं। पाक कयांग जवाब देता है कि स्क्रिप्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। फिर वो पूछती है तो फिर आप यहाँ क्यों हैं। वो आराम से जवाब देता है कि वो बस यहाँ रहना चाहता है। ये सुनकर वो ऑकवर्ड होकर जवाब देती है ठीक है क्योंकि यहाँ मजा आ रहा है ना, और जल्दी से अपनी सीट पर वापस लौट आती है। एक पल बाद जैसे ही स्क्रिप्ट आती है वो इसे तुरंत अपलोड कर देती है। जब वो देखने के लिए मुड़ती है तो उसे एहसास होता है कि पाक कयांग अब वहाँ नहीं है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और वो नोटिस करती है कि एक कोने से हल्की रोशनी आ रही है। जब वो पास से देखती है तो वो देखती है कि क्रिसमस ट्री बहुत खूबसूरती से डेकोरेट कर दिया गया था। तभी पाक कयांग एक केक लेकर पहुंचता है और कहता है मैरी क्रिसमस। सोमी मुस्कुराती है और वो पल उसे गर्मजोशी और खुशी से भर देता है। उसके बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं तो पाक कयांग पूछता है कि क्या वो आज फिर से बस लेने का प्लान कर रही है। वो जवाब देती है कि नहीं। सोमी फिर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसकी वजह से उसे क्रिसमस पर अकेला महसूस नहीं हुआ। वो आगे कहती है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, लेकिन पाक कयांग जवाब देता है कि ये सिर्फ एक नाटक है और सिर्फ वही जानता है कि उसकी असली स्थिति क्या है। जैसे ही वो चलना जारी रखते हैं वो एक आर्ट पीस नोटिस करते हैं जो सोमी को बहुत पसंद आता है। पाक कयांग सुझाव देता है कि हॉलीडेज के दौरान उन्हें वापस आना चाहिए और इसके साथ में ढंग से देखना चाहिए, और वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी। वो राजी हो जाती है। बाद में वो दोनों सड़क किनारे स्टॉल पर रुकते हैं और साथ में स्ट्रीट फूड खाते हैं। उनकी बातचीत के दौरान सोमी पूछती है कि उन्होंने ड्राइंग क्यों छोड़ दी जबकि वो इतना टैलेंटेड थे। पाक कयांग समझाता है कि चीजें बदल गई हैं और आखिरकार उसका दिमाग अब इन सब चीजों में नहीं लगता। एक वक्त था जब ड्राइंग वो चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन बाद में चीजें बदल गईं। उसके बाद उन्होंने कुछ और ढूंढना शुरू किया जिससे वो सच में प्यार कर सके। सोमी पूछती है कि क्या उन्हें अभी तक वो मिला। वो जवाब देते हैं कि नहीं, और ऐड करते हैं कि किसी इंसान या किसी चीज के लिए खुद को पूरी तरीके से समर्पित करना बहुत मुश्किल होता है। इस बीच सोमी और पाक कयांग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। जाने से पहले पाक कयांग उसे एक लाल एनवेलप देता है और उसे घर पहुंचने पर खोलने को कहता है। बाद में जब सोमी घर पहुंचती है और वो एनवेलप खोलती है, अंदर उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था अगली बार चलो डिनर पर चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। इसे देखकर वो उलझन में पड़ जाती है क्योंकि अब उसके पास दो इनविटेशन है, एक वर्चुअल पाक कयांग की तरफ से और एक असली पाक कयांग की तरफ से। वो सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी पाक कयांग का एक मैसेज आता है जिसमें वो पूछ रहा था कि क्या वो सही सलामत घर पहुंच गई। वो हाँ में जवाब देने वाली होती है, लेकिन अचानक एक और मैसेज पॉप होता है, इस बार गुआंग की तरफ से, जो कह रहा था तुम मुझे कब तक इंतजार करवाओगी। इस वजह से सोमी फिर से वर्चुअल दुनिया में दाखिल होती है। लाल बागों वाला गुआंग मुस्कुराता है और कहता है तुम आखिरकार आ गई। सोमी उसे बताती है कि उसे कुछ जरूरी कहना है, वो अब यहाँ नहीं आएगी। गुआंग खामोशी से पूछता है कि वो उसे छोड़कर जा रही है क्या। वो मानती है कि वो किसी और को पसंद करती है। वो समझाती है कि एक वक्त उसे लगता था कि उस इंसान के लिए उसकी भावनाएं उसकी वजह से थी, लेकिन सच तो ये था कि वो पाक कयांग को शुरुआत से ही पसंद करती थी। ये सुनकर गुआंग सोचता है कि क्या उसे सच में यकीन है कि वो इंसान कभी नहीं बदलेगा, खासकर जब उसने खुद कहा था कि उसे बदलाव पसंद है। फिर वो कहता है कि उसके जाने से पहले वो उसे ड्रॉ करना चाहता है। वो ध्यान से उसका स्केच बनाना शुरू करता है। जैसे ही सोमी उसे ड्रॉ करते हुए देखती है, उसे याद आता है कि कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक बार कहा था कि
कि हर कोई आखिरकार बदल जाता है, लेकिन गुआंग उसे बताता है कि वो कभी नहीं बदलेगा और हमेशा उसके लिए वहाँ रहेगा। हालांकि वो चेतावनी देता है कि एक असली इंसान का बदलना तय है और वैसे ही उनकी भावनाओं के साथ भी होगा। उस पल सोमी को याद आता है कि कैसे पाक कयांग का ड्राइंग के लिए प्यार भी वक्त के साथ बदल गया। गुआंग कहना जारी रखता है कि जिंदगी में हर चीज बदलती रहती है, लेकिन वो उसे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। वो उसे बदले में उसके पास वापस आने को कहता है। इस बीच पाक कयांग सोमी को लेने आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। वो कंपनी मीटिंग्स में और यहाँ तक कि रेस्ट एरिया में कॉफी लेते वक्त भी उसे अवॉइड करना जारी रखती है। आखिरकार पाक कयांग पूछता है कि हुआ क्या। सोमी उसे बताती है कि वो जो कुछ भी उसके साथ कर रहा है, काम पर और काम के बाहर, वो उसे बंद कर दे। ऐसा कहने के बाद वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। पाक कयांग पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। अगले सीन में कंपनी एक चर्चा करती है कि उन्हें अगले किस आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए। पाक कयांग एक खास आर्टिस्ट का जोर शोर से समर्थन करता है और खुलकर उसकी ड्राइंग की तारीफ करता है। हालांकि सोमी को उस आर्टिस्ट का काम बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों बहस करने लगते हैं। सोमी मजबूती से कहती है कि उसे ये पसंद नहीं है। पाक कयांग उसे पूछता है कि क्यों, ये इशारा करते हुए कि वो पहले इसी तरह के स्टाइल्स को पसंद करती थी। वो सोचता है कि अचानक क्या बदल गया, लेकिन सोमी आराम से जवाब देती है कि इस मामले पर उसकी राय नहीं बदलेगी। जल्द ही बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग के बाद सोमी को याद आता है कि गुआंग ने उसे बताया था कि इस फैसले की वजह से वो आखिरकार दुख उठाएगी, क्योंकि एक दिन हर चीज का अंत हो जाता है। उसने उसे ये भी याद दिलाया था कि ब्रेकअप के बाद उसे कितना दर्द हुआ था जब वो पूरी तरह से अकेली रह गई थी। सोमी खुद से कहती है जिस मर्द को उसने बनाया है वो अब उसके अपने ही इरादे को कमजोर कर रहा है। फिर भी वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये सही चुनाव है और उसने सही फैसला लिया है। दूसरी तरफ पाक कयांग साफ तौर पर परेशान दिख रहा है। चलते हुए वो एक ऐसे शो का पोस्टर नोटिस करता है जिसमें उसने और सोमी को साथ जाना था। इस बीच सोमी लाइब्रेरी में ज्यादा वक्त बिताती है। जब वो पाक कयांग को देखती है तो जानबूझकर उसे अवॉइड करती है। पाक कयांग हुआनी के साथ काम जारी रखता है, लेकिन उस चेहरे के भाव बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हैं। उसके बाद कंपनी एक टीम डिनर रखती है। गैदरिंग के दौरान डायरेक्टर अनाउंस करता है कि उनकी कंपनी से कोई जल्द ही हॉलीवुड जाएगा, वेबटून इंडस्ट्री के बदलावों को पढ़ने और फॉलो करने के लिए। ये सुनकर सोमी तुरंत बेचैन हो जाती है, ये सोचते हुए कि शायद पाक कयांग जा रहा है। हालांकि डायरेक्टर हैंग बताते हैं कि वो खुद जा रहे हैं। सबको खबर सुनकर निराशा होने लगती है, लेकिन डायरेक्टर हैंग उन्हें दिलासा देते हैं कि चिंता न करें, ये समझते हुए कि वो जाने से पहले अभी कुछ और महीने कंपनी के साथ रहेंगे। जल्द ही डिनर पार्टी खत्म हो जाती है। बाद में उस रात सोमी टैक्सी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। एक कोवर्कर सुझाव देता है कि वो टैक्सी ज्वाइन कर ले। उन्होंने कॉल कर ली होती है और हर कोई राइड शेयर कर सकता है। टैक्सी के अंदर पाक कयांग पहले से ही पीछे की सीट पर बैठा है, जबकि कोवर्कर आगे की सीट पर बैठकर समझाता है कि वो पहले उतरेगा, फिर सोमी और आखिर में पाक कयांग। कुछ वक्त बाद कोवर्कर उतर जाता है, सोमी और पाक कयांग को एक ऑकवर्ड सी खामोशी में अकेला छोड़कर। जल्दी सोमी का स्टॉप आ जाता है। जैसे ही वो जाने की तैयारी करती है, पाक कयांग उसे एक छाता ऑफर करता है, क्योंकि बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। लेकिन सोमी मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो चली जाती है। पाक कयांग बहुत ज्यादा हर्ट दिखता है। वो उसके पीछे आता है और उसे प्यार से उसे छाता लेने को कहता है। सोमी जिद करती है कि उसका घर पास में ही है और दोहराती है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उलझन में और निराश होकर पाक कयांग कहता है कि उससे समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। वो फिर उसे छाता लेने को कहता है और ऐसा कहने के बाद वो धीरे से मुड़ता है और चलने लगता है। ये देखकर सोमी उसके पीछे जाती है और पूछती है कि वो घर कैसे जाएगा, क्योंकि उसके लिए कैब ढूंढना मुश्किल होगा। पाक कयांग आराम से जवाब देता है कि वो ठीक है और वो चला जाएगा, लेकिन सोमी उसे रोकती है और कहती है कि वो छाता एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो बदले में बर्फ में खड़ा रहे। पाक कयांग खामोशी से जवाब देता है कि उसे इसे बस ले लेना चाहिए, क्योंकि उसने आज तक उससे कुछ भी नहीं मांगा है। ये सुनकर सोमी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि वो समझदार नहीं बन रहे हैं और पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि सिर्फ उनकी भावना मायने रखती है। वो समझाती है कि वो नहीं समझते कि वो कैसा महसूस करती है और ये स्थिति उसके लिए कितनी मुश्किल है। वो कहती है कि वो बार बार उसके दिल को झकझोर देता है और ये भी कि वो और ज्यादा ललचाई हुई महसूस करती है। फिर वो उससे सीधा पूछती है कि क्या वो सच में उम्मीद करता है कि वो अचानक डेट करना शुरू कर दे। पाक कयांग आराम से जवाब देता है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सोमी कहती है कि वो सीरियस नहीं हो सकते और पूछती है कि क्या उन्हें डर लग रहा है। वो समझाती है कि जो कुछ भी शुरू होता है वो आखिरकार अंत होता है, और ये कि लोगों की भावनाएं वक्त के साथ बदल जाती है। पाक कयांग राजी होता है कि चीजें बदलती है, लेकिन वो पूछता है कि बदलाव को हमेशा कुछ बुरा क्यों समझा जाता है। वो कहता है कि कुछ बदलाव अच्छे हो सकते हैं और ये कि वो वक्त के साथ बदल भी सकते हैं।
वो ये भी मानता है कि जिस पल से उसे उससे प्यार हुआ है वो खुद बहुत ज्यादा बदल गया है। ये सुनकर सोमी भावनाओं से भर जाती है। वो प्यार से उसके चेहरे से आंसू पोंछती है और नर्मजोशी से उसके गाल को छूती है। एक छोटे से पल के लिए वो खामोशी में एक दूसरे को देखते हैं। फिर पाक यांग धीरे से अपना हाथ उठाता है, उसके गाल को छूता है और उसे किस करता है। अब अगले सीन में सोमी कहती है कि अब उसे निकलना चाहिए, लेकिन पाक यांग उसे बताता है कि ऐसा नाटक ना करे कि वो कुछ महसूस नहीं करती। ये सुनकर सोमी अचानक उसे गले लगा लेती है। उसके बाद पाक यांग सोमी को उसके घर के बाहर छोड़ता है। जब वो अंदर जाने वाली होती है तो वो उसे एग्जीबिशन शो के टिकट्स देता है और कहता है कि कल आखिरी दिन है और उन्हें साथ जाना चाहिए। वो उसे आने की विनती करता है, ये कहते हुए कि वो उसका इंतजार करेगा। ऐसा कहने के बाद पाक यांग चला जाता है। इस बीच सोमी अपने घर के अंदर जाती है और अपने होठों को छूती है, उस पल को वो याद करते हुए। अब अगले दिन पाक यांग एग्जीबिशन में पहुंचता है, लेकिन उसे सोमी नहीं दिखती। कुछ देर इंतजार करने और आसपास देखने के बाद वो जाने लगता है। ठीक तभी सोमी अचानक उसके सामने प्रकट होती है, मुस्कुराती हुई। पाक यांग साफ तौर पर एक्साइटेड हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। पाक यांग ये भी नोटिस करता है कि सोमी ने की चेन फिर से लगा लिया है। उसके बाद वो एग्जीबिशन में साथ चलने लगते हैं। चलते हुए पाक यांग प्यार से उसके हाथ पकड़ता है। सोमी पूछती है कि क्या उसने उसे बहुत इंतजार करवाया, लेकिन वो कहता है नहीं, वो बस अभी आया है। वो एग्जीबिशन के अंदर अलग अलग फिल्म्स देखना शुरू करते हैं। पाक यांग लगभग हर मूवी के दौरान डर जाता है। देखकर सोमी हंसती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसके बाद दोनों कई डेट्स पर जाते हैं और साथ में एक खूबसूरत वक्त बिताते हैं। कभी वो आइस स्केटिंग करने जाते हैं, कभी वो साथ में फोटोज लेते हैं। बहुत सारी खुशनुमा यादें बनाते हैं। बाद में सोमी कहती है कि वो आज खाना लाई है और पाक यांग को कुछ खिलाती है जो उसने खुद बनाया था। पाक यांग खुशी से कहता है कि इसका स्वाद सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब सोमी खुद इसे टेस्ट करती है तो उसे एहसास होता है कि असल में बहुत ज्यादा सॉल्टी बन गया है। इस बीच ऑफिस में एलिवेटर के अंदर खड़े हुए पाक यांग जानबूझकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। सोमी मुस्कुराती है क्योंकि उसे ये असल में पसंद है। बाद में साथ में पीने के बाद पाक यांग सोमी को फिर से घर छोड़ता है। वो नोटिस करता है कि वो नींद में लग रही है और धीरे से उसके करीब आ जाता है, लेकिन सोमी असल में जगी हुई है। वो उसके पास हल्का सा टैप करती है और अपने होठों के साथ आगे झुकती है। पाक यांग मुस्कुराता है और फिर उसे किस करता है। ऑफिस वापस पहुंचकर एक कलीग सबसे उनके न्यू ईयर प्लान्स के बारे में पूछती है। सोमी कहती है कि उसका कोई प्लान नहीं है और वो बस घर पर रहकर किताबें पढ़ेगी। जब वही सवाल पाक यांग से पूछा जाता है तो वो बिल्कुल वही जवाब देता है। ये सुनकर सोमी अचानक चिंता करने लगती है कि शायद लोगों को पता चल गया है कि वो डेट कर रही है। फिर वो हंसती है और कहती है कि दोनों ही किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। वो पूछती है कि क्या वो कभी रियलिटी शो देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो पूरे दिन सिर्फ किताबें पढ़ते हैं। नर्वस महसूस करते हुए सोमी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पाक यांग उसके पीछे बाहर आता है। सोमी पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और कहती है कि वो यहाँ से जा रही है। ठीक तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन पाक यांग जल्दी से उसे पकड़ लेता है। सोमी नर्वसली मुस्कुराती है और कहती है कि कोई उन्हें देख लेगा और वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन पाक यांग आराम से जवाब देता है तो क्या हुआ अगर कोई उन्हें देख लेगा तो। ये सुनकर सोमी मुस्कुराती है और अपने काम पर वापस लौट जाती है। उसके बाद सोमी युन सॉन्ग के पास जाती है। युन सॉन्ग शिकायत करती है कि अब वो उसका काम करने का मन नहीं करता और उसकी कलाई में दर्द हो रहा है। वो कहती है कि अगले साल वो अपना कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज जोड़ेगी जिसमें लिखा होगा कि उसे हर वक्त काम डिलीवर करने के लिए प्रेशर नहीं किया जाना चाहिए। उस पल सोमी को याद आता है कि डायरेक्टर ने अगले साल युन सॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की संभावना का जिक्र किया था। तो सोमी पूछती है कि क्या उसने इस बारे में डायरेक्टर से बात की है। फिर वो युन सॉन्ग को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वो कुछ और बेहतर बना सकती है और ये कि अंदर से वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युन सॉन्ग अभी भी काम करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। वो डिवाइस का यूज करती है और अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड से बात करती है। उसे बताती है कि एक राइटर होना बहुत मुश्किल है। उसका वर्चुअल बॉयफ्रेंड उसे दिलासा देता है और उसे अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि वो उसे बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। वहाँ वो उसे बहुत टेस्टी स्वीट्स खिलाता है, उसे प्रिंसेस लाइक ट्रीटमेंट देता है और यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी बनाता है। ये सब देखकर अचानक युनसॉन को एक नया आइडिया मिलता है। वो अपने वेबटून में एक मिलता जुलता कैरेक्टर जोड़ने का फैसला करती है। इस बीच पाक कयांग सोमी की टीम के साथ लंच करने आता है। वो कहता है कि वो उनके साथ लंच करना चाहता है। वो कहता है कि उसे उनके साथ लंच करना अच्छा लगता है। लंच के दौरान डिवाइस का टॉपिक निकलता है और एक कोवर्कर जिक्र करता है कि डिवाइस आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। ये सुनकर पाक कयांग कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि कोई ऐसा बेहुदा डिवाइस क्यों यूज करेगा। उसके शब्द सुनकर सोमी बहुत नर्वस हो जाती है। बाद में सोमी ऑफिस जाती है क्योंकि एक नए स्क्रिप्ट अपलोड होने वाली थी। पाक कयांग उसके साथ चलना शुरू करता है, ये कहते हुए कि हुआनी ने अभी तक अपना काम सबमिट नहीं किया। लेकिन तभी एक कोवर्कर जिक्र करता है कि हुआनी ने इसे पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। इस वजह से पाक कयांग उसके साथ ऑफिस वापस नहीं जा सकता और खामोशी से निराशा महसूस करता है। इस बीच सोमी ऑफिस में अकेले इंतजार
करती है। अचानक पाक कयांग पूरी तरीके से नशे में पहुंचता है। एक और कोवर्कर भी पास में है तो सोमी जल्दी से उसे छुपाती है और उसे रेस्ट एरिया में ले जाती है। उसे एक मसाज चेयर पर बैठा देती है। वो पूछती है कि उसने वहाँ आने के लिए क्या बहाना बनाया। वो कहता है कि उसने सबको बताया कि वो घर जा रहा है। सोमी राहत की सांस लेती है और कहती है कि वो फाइल अपलोड होने तक इंतजार करेगी और फिर उसे घर ले जाएगी। जल्दी दूसरा कोवर्कर चला जाता है। कुछ वक्त बाद फाइल आखिरकार आ जाती है और सोमी अपलोड कर देती है। फिर वो पाक कयांग को चेक करने के लिए वापस जाती है और उसे एक छोटे बच्चे की तरह सुकून से सोते हुए पाती है। अचानक वो जग जाता है और माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसे बस उसकी बहुत याद आ रही थी। सोमी मुस्कुराती है और कहती है कि ये ठीक है। फिर उसे बताती है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। वो एक टैक्सी लेते हैं और सोमी के घर के पास पहुंचते हैं। सोमी पूछती है कि क्या वो पहले कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जवाब देने के बजाय पाक कयांग प्यार से उसके गाल पर किस करता है। सोमी छेड़ते हुए पूछती है और कुछ। पाक कयांग मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वो इस तरीके से जारी रखते हैं तो वो कभी घर नहीं जाएंगी। फिर भी वो करीब झुकता है और उसके होठों पर किस करता है। इस बार सोमी बदले में उसे किस करती है और दोनों सच में बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। बाद में जब सोमी घर पहुंचती है तो वो उसे एक मैसेज भेजती है कि वो सही सलामत पहुंच गई है। फिर वो रैंकिंग चेक करती है और देखती है कि उनका वेबटून नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है। वो बेहद खुश हो जाती है और खबर शेयर करने के लिए तुरंत युन सॉन्ग को कॉल करती है। हालांकि युन सॉन्ग बहुत एक्साइटेड नहीं लगती। फिर भी सोमी उसके दिल से तारीफ करती है और कहती है कि वो हमेशा से जानती थी कि वो एक जीनियस है। युन सॉन्ग बस जवाब देती है गुड नाइट। सोमी खुश रहती है। तभी उसे पाक कयांग का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था बधाई हो, एक हार्ट इमोजी के साथ। उसे देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो खामोशी से खुद से पूछती है क्या मैं सच में इतनी खुश होने के लायक हूँ? क्या मैं हमेशा इसी तरह से खुश रह पाऊंगी? इस बीच हुआनी अकेले संघर्ष कर रहा है, ना कुछ ड्रॉ कर पा रहा है, ना कुछ लिख पा रहा है। उसे डर होने लगता है कि शायद उसका टैलेंट गायब ना हो जाए, लेकिन पाक कयांग उसे मोटिवेट करता है, ये कहते हुए कि ये ठीक है और उसे बस मेहनत करना जारी रखने की जरूरत है। उसके बाद पाक कयांग अपना कोट पहनता है और जाने की तैयारी करता है। हुआनी पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और उसे याद दिलाता है कि वो उसका प्रोड्यूसर है, तो वो उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। वो मजाक में पूछता है कि क्या उसकी कोई हॉट डेट है। पाक कयांग जल्दी से इनकार करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसी वक्त सोमी जियान को बताती है कि उसे निकलना है और वो उसके साथ ज्यादा देर तक शॉपिंग नहीं कर सकती। जियान हंसती है और कहती है कि तुम्हारी भी कोई हॉट डेट है ना। इसी बीच सोमी अपनी लाल ड्रेस को देखती है और जियान कहती है कि लाल ड्रेस उस पर बहुत ज्यादा जचेगी। उसके बाद पाक कयांग बहुत सारे खाने के इंग्रेडिएंट्स लेकर सोमी के घर पहुंचता है। दोनों देर से आने के लिए माफी मांगते हैं। जल्दी दोनों साथ बैठते हैं और किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। पाक कयांग उसे बताता है कि अगर उसे भूख लगे तो वो उसे बता दे और उसके लिए वो कुछ पका देगा। सोमी कहती है कि क्योंकि वो उसके घर आया है तो उसके खाना बनाना चाहिए, लेकिन पाक कयांग समझाता है कि वो राइस केक सूप के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लाया है। जब पाक कयांग खाना बना रही होती है तो सोमी बार बार उसके पीछे से गले लगा लेती है। पाक कयांग हंसता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करती है तो सूप कभी खत्म नहीं होगा और पूरा साल गुजर जाएगा, लेकिन वो उसे छेड़ना नहीं बंद करती और वो तो पाक कयांग अचानक से उसे उठाता है और किचन काउंटर पर बैठा देता है। फिर उसे किस करता है। जल्दी दोनों पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। एक पल बाद पाक कयांग उसे उठाकर काउच पर ले जाता है, जहाँ वो साथ में अपने इस मोमेंट को और भी ज्यादा एंजॉय करना जारी रखते हैं। अगले सीन में पाक कयांग सोमी को गिफ्ट में एक किताब देता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर अपनी एक ड्राइंग मिलती है उसे और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अचानक एक आर्टिकल आता है जिसमें खुलासा होता है कि युनसोंग ने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड डिवाइस से एक कैरेक्टर कॉपी किया है। लोगों ने सिमिलैरिटीज को नोटिस किया था और खबर हर जगह फैलने लगती है। सोमी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। पाक कयांग नोटिस करता है कि वो बहुत उदास दिख रही है। वो बार बार युनसोंग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन युनसोंग जवाब नहीं देती। उसी वक्त डायरेक्टर कंपनी में सब पर गुस्से में चिल्ला रहा होता है। सोमी उदास है, अपने मन में सोचती है कि उसकी खुशी कभी ज्यादा देर तक क्यों नहीं टिकती। इसी बीच युनसोंग को बहुत बैकलैश मिलने लगते हैं। लोग चर्चा करने लगते हैं कि कैसे कोरियन सोसाइटी पहले से ही लो बर्थ रेट से संघर्ष कर रही है और अगर हर कोई वर्चुअल बॉयफ्रेंड चुनने लगेगा तो भविष्य में क्या होगा। बाद में सोमी युनसोंग से मिलने जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है तो उसके ऑफिस में वो जाती है और वहाँ डिवाइस नोटिस करती है। उसी वक्त हुआनी पाक कयांग से बात कर रहा है और कह रहा है कि युनसोंग ने बहुत चालाकी से काम किया, दिखाते हुए कि वर्चुअल बॉयफ्रेंड सिर्फ एक कैरेक्टर था। लेकिन वो कहता है कि उसे असल में सोयांग के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी नौकरी अब खतरे में है। हुआनी फिर सोयांग को एक मैसेज भेजता है और कहता है कि उसके लिए उसे दुख है और उम्मीद करता है कि उसे एक बेहतर नौकरी और बेहतर बॉस मिले, हर एक चीज के लिए युनसोंग को जिम्मेदार ठहराते हुए। लेकिन सोयांग गुस्से में जवाब देती है कि उसे अपने काम से काम रखने को कहती है। वो ये भी मानती है कि वो भी डिवाइस यूज करती है और उसे अपने काम पर फोकस करने को कहती है। इस बीच पाक कयांग और सोमी बात कर रहे हैं। सोमी उससे एक एहसान मांगती है। वो कहती है कि वो ऑफिस नहीं छोड़ सकती अगर युनसोंग वापस आए तो, इसीलिए वो उनसे अपने घर जाकर एक पेन ड्राइव लाने को कहती है जिसमें उसके लैपटॉप के नोट्स है। पाक कयांग राजी हो जाता है और मजाक में पूछता है कि क्या उसे घर पहुंचने पर कम से कम एक हग मिलेगा।
यून सॉन्ग का ऑफिस फिर से चेक करते वक्त सोमी को एहसास होता है कि डिवाइस गायब है, मतलब यून सॉन्ग इसे अपने साथ ले गई है। अचानक सोमी को कुछ जरूरी याद आता है। पाक यांग डिवाइस से नफरत करता है और उसके घर वाली पेन ड्राइव में वो रिव्यूज भी हैं जो उसने डिवाइस के बारे में लिखे हैं। पैनिक करते हुए वो तेजी से घर की तरफ भागती है और बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन पाक यांग जवाब नहीं देता। इस बीच पाक यांग ने पहले ही पेन ड्राइव प्लग इन कर दी थी, लेकिन वो डिवाइस बॉक्स को भी नोटिस नहीं करता। जल्दी सोमी घर पहुंचती है और देखती है कि पाक यांग खाना बनाने में बिजी है। वो राहत महसूस करती है क्योंकि उसने रिव्यू नहीं देखे थे। वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है तो पाक यांग पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। वो कहती है कि नहीं, वो बस डर गई। पाक यांग उसे गले लगाता है और कहता है कि वक्त के साथ सब कुछ शांत हो जाएगा। सोमी फिर अपने ख्यालों में नैरेट करती है कि ये वो एक सच है जो वो उसे कभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देगा। बाद में जब सोमी सो रही होती है तब पाक यांग खामोशी से उसे देखता है। अचानक वो उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वहाँ वो सोमी की फोटो वाला एक पोस्ट कार्ड नोटिस करता है जो लाल बालों वाले लड़के ने भेजा था। उस पर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें याद करता हूँ। पाक यांग कार्ड पर QR कोड स्कैन करता है और पूरा वीडियो मैसेज देखता है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि गुआन बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। क्यूरियस होकर वो डिवाइस में लॉग इन करता है और अचानक वो खुद को वर्चुअल दुनिया के अंदर गुआन कैरेक्टर के शरीर में पाता है। उस कैरेक्टर में अपना ही चेहरा देखकर पाक यांग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अगले सीन में जब सोमी जगती है और पाक यांग को गायब पाती है तो वो एक पल के लिए परेशान हो जाती है। ठीक तभी वो आता है और कहता है, मैं स्टोर गया था कुछ खाने का लाने। वो नोटिस करती है कि वो थका हुआ लग रहा है। वो कहता है कि उसे बस सोने में थोड़ी परेशानी थी। बाद में जब वो जाने वाला होता है तो वो पूछती है, कल रात जब मैं सो रही थी तब क्या कुछ हुआ था? सोमी ठहर जाती है, तुम बस अकेले थे क्योंकि तुमको नींद नहीं आ रही थी, है ना? फिर वो कहता है, मैंने इसे देखा, बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। वो उसे घूरती है, अच्छा तुमने असल में आखिर देखा क्या? मैंने सब कुछ देखा, उस मर्द को। वो जल्दी से ध्यान से समझाना शुरू करती है, गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। चीजें किसी तरह इस मोड़ तक पहुंच गए, लेकिन कृपया तुम और गोंग के बीच में गलतफहमी मत पालो। उस मर्द का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो उसे मिनयोंग बेटा रिव्यूअर वाली नौकरी कैसे उसने ऐप ट्राई किया, यूज करती रही और आखिरकार एक नया कैरेक्टर बनाया। वो उसे सारी स्टोरी उसके बारे में बता देती है जो भी शुरू से लेकर अब तक हुआ था। ये सुनकर पाक यांग कहता है, एक कैरेक्टर जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है इत्तेफाक से बन गया। सोमी कहती है, मैं जानती हूँ ये सब कुछ बेहुदा सा लग रहा है, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन ये सच में एक इत्तेफाक था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैंने ये तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि ये अजीब लग सकता था तुम्हें। पाक यांग जवाब देता है, ठीक है। लेकिन ठीक तभी उस राइटर यून सॉन्ग की असिस्टेंट सोयांग का कॉल आता है। सोयांग उसे बताती है कि यून सॉन्ग डायरेक्टर हैंग के पास गई थी और डायरेक्टर हैंग ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। ये सुनकर सोमी जल्दी से कंपनी की तरफ भागती है। इस बीच यून सॉन्ग डायरेक्टर हैंग के ऑफिस पहुंचती है। वो गुस्से में उसका महंगा कप पकड़ती है और पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। डायरेक्टर हैंग आराम से उस कप को छोड़ने को कहते हैं। उसी वक्त सोमी भी वहां पहुंच जाती है। डायरेक्टर हैंग और यून सॉन्ग कप को लेकर बहस करने लगते हैं और डायरेक्टर हैंग आखिरकार इसे वापस ले लेते हैं और अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर देते हैं। यून सॉन्ग बहुत ज्यादा उदास महसूस करती है। वो CEO के पोस्टर को देखती है और गुस्से में कहती है कि वो इसे अपने साथ ले जाएगी क्योंकि वो इस कंपनी में अब कभी काम नहीं करेगी। सोमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन खींचातानी के दौरान पोस्टर अचानक फट जाता है और पाक यांग भी वहां पहुंच जाता है। राइटर यून सॉन्ग फिर खामोशी से चली जाती है। हालांकि फटे हुए पोस्टर की वजह से सोमी को एक छोटी सी चोट भी लग जाती है। पाक यांग सबके सामने ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन बाद में वो उसे रेस्टरूम में ले जाता है और ध्यान से उसके जख्म पर बैंडेज लगाता है। ठीक तभी एक कोवर्कर कमरे में दाखिल होता है। पाक यांग तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और चला जाता है। पाक यांग खामोशी से एलिवेटर की तरफ चलता है। सोमी उसके पीछे जाती है और फिर से कहती है कि उसे लगता है कि उसने उसे चीजें साफ तौर पर अभी तक नहीं समझाई। वो पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है और प्यार से उसके गाल को छूती है। उसने उसकी तरफ देखने की विनती करते हुए वो धीरे से उसका हाथ हटा देता है और चला जाता है, ये कहते हुए कि हुआनी उसका इंतजार कर रहा है। सोमी उदासी से नरेट करती है कि वो साफ तौर पर उसकी आंखों में देख सकती है कि अब वो उसके लिए खास नहीं रही। फिर भी वो उसे एक मैसेज भेजती है, तुम्हारी मीटिंग के लिए गुड लक। लेकिन वो इसे काफी देर तक नहीं पढ़ता और वो मैसेज भेजती रहती है। इस बीच पाक यांग हुआनी से बात कर रहा था। वो सोमी के मैसेज का जवाब नहीं देने वाला होता है जब हुआनी अचानक कहता है कि वो जानता है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है। पाक यांग पूछता है कि उसे कैसे पता चला। हुआनी जवाब देता है कि ये साफ है क्योंकि जब भी हुआनी स्क्रिप्ट वक्त पर सबमिट कर देता था तभी भी पाक यांग ऑफिस में रुका रहता था। इसी बीच सोमी घर पहुंचती है और देखती है कि पाक यांग ने उसके मैसेज पढ़ लिए हैं, लेकिन उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। वो
उदास हो जाती है और सोचती है कि उसे इस तरह इग्नोर कैसे कर सकता है वो। उसे सीधा उसे कॉल करने का मन करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जियान ने एक बार उसे बताया था। इस वजह से वो खुद को रोकती है और कॉल नहीं करती। इसके बजाय वो बस एक मैसेज भेजती है गुड नाइट कहते हुए। तभी पाक कयांग की तरफ से आखिरकार एक मैसेज आ ही जाता है। उसमें लिखा था गुड नाइट। दूसरी तरफ पाक कयांग भी घर पहुंचता है और याद करता है जो हुआनी ने उसे पहले कहा था, आप परेशान हैं क्योंकि आप परवाह करते हैं, आप असल में उसे पसंद करते हो। अगले दिन ऑफिस में सोमी और पाक कयांग दोनों एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करते हैं। हर कोई सोच रहा होता है कि दूसरा आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। दोनों इंतजार करते हैं कि दूसरा पहले बोले, लेकिन इसके बजाय वो एक दूसरे के साथ रूखा व्यवहार करने लगते हैं। इस बीच यून सॉन्ग डिवाइस भेजने जाती है। हालांकि जब वो पल आता है, वो अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसे बचने के लिए वो भाग जाती है और फिर से डिवाइस में लॉगिन कर लेती है। वर्चुअल दुनिया के अंदर उसका बॉयफ्रेंड प्यार से उसको स्वागत करता है और कहता है कि उसने उसके लिए कैरेट सूप बनाया है। वो उसे पहले खाने को कहता है और फिर आराम से अपना सारा गुस्सा निकालने को कहता है। अगले सीन में ऑफिस में सोमी बाहर कदम रखती है और नोटिस करती है कि पाक कयांग अब वहाँ नहीं है, तो वो चली जाती है। उसी वक्त पाक कयांग अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आता है। जब वो आसपास देखता है तो सोमी कहीं नजर नहीं आती। वो एक कोवर्कर से पूछता है जो उन्हें बताता है कि वो पहले ही जा चुकी है। पाक कयांग भी ऑफिस से निकल जाता है, लेकिन ठीक तभी सोमी अचानक वापस आती है और उसी कोवर्कर से पूछती है कि पाक कयांग कहाँ गया। कोवर्कर उसे बताता है कि हर कोई पहले ही घर जा चुका। ये सुनकर सोमी बहुत ज्यादा उदास महसूस करती है, क्योंकि ये पहली बार था जब पाक कयांग बिना उसका इंतजार किए या गुड बाय बोले चला गया हो। वो हमेशा जाने से पहले उसे ग्रीट किया करता था। भले ही वो उदास महसूस करती है, वो उसे टेक्स्ट भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसका प्राइड बीच में आ रहा था। इसी बीच पाक कयांग भी वही सोच रहा था। वो सोचता है कि बिना गुड बाय बोले आखिर वो चली क्यों गई। जब वो पार्किंग में पहुंचता है तो अपना फोन चेक करता है। वो नोटिस करता है कि कोई भी मैसेज नहीं आया था। बाद में सोमी डिवाइस सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि गोंग ने एक बार कहा था कि वो उसकी मदद करेगा, तो वो उसे फिर से मिलने जाती है। वर्चुअल दुनिया के अंदर गोंग मुस्कुराता है और कहता है कि वो फिर से वापस आ गई। सोमी समझाती है कि पाक कयांग उसे ढूंढने के बाद से बदल गया है और वो मानती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। गोंग उसे बताता है कि अगर वो समझना चाहती है कि पाक कयांग सच में कैसा महसूस करता है तो उसे उसकी अनएक्सपेक्टेड चीज से सरप्राइज करना चाहिए। वो यहाँ तक कि उसे वर्चुअल दुनिया के अंदर एक सिटी में ले जाता है, वही कपड़े पहनकर जो पाक कयांग पहनता है, ये समझते हुए कि जैसे वो अभी सरप्राइज हुई है उसे भी उसे सरप्राइज करना चाहिए। वो उसे कुछ अजीब और अनएक्सपेक्टेड करने की सलाह देता है, क्योंकि तभी उनकी असली भावनाएं बाहर आएंगी। अगले दिन सोमी बहुत खूबसूरती से तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है। उसी वक्त वहाँ एक आने वाली अवार्ड सेरेमनी के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है और पाक कयांग भी इंटरव्यू के लिए मौजूद है। पाक कयांग बहुत अच्छे कपड़ों में दिखता है और हर कोई उसे देख रहा होता है। सोमी छुपकर सोचती है कि वो इतना हैंडसम कैसे लग सकता है, कोई उसे नोटिस भी नहीं करेगा। पाक कयांग भी उसे नोटिस करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, बस अंदर चला जाता है। हालांकि एक पल बाद वो अचानक थोड़ा लड़खड़ा जाता है, साफ तौर पर इस बात से हैरान होकर कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है। बाद में सोमी गोंग को बताती है कि पाक कयांग ने कुछ भी नहीं कहा और कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। वो शिकायत करती है कि वो सलौ तक गई थी अच्छे से तैयार होने के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। गोंग उसे चिंता ना करने को कहता है। वो सुझाव देता है कि उसे अपने दिल के पास छोड़ देना चाहिए। पाक कयांग का सामना बिना भावनाओं के करना चाहिए, जैसे कि उसे कोई परवाह ही ना हो। सोमी असल में इस सलाह को फॉलो करती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसके कोवर्कर्स में से एक अचानक चिल्लाता है, क्योंकि उसके पीछे एक कीड़ा रेंग रहा था। सोमी बिना कोई रिएक्शन दिए आराम से कीड़े को हटा देती है। पाक कयांग इसे देखता है और काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इस बीच डीयू कंपनी के साथ एक मीटिंग हो रही है और मिन जैंग भी वहाँ पाक कयांग के साथ मौजूद है। मीटिंग के दौरान पाक कयांग गुआंग लेबल वाली एक फाइल नोटिस करता है। वो इस बारे में पूछता है और मिन जैंग समझाता है कि गुआंग एक कस्टम मेड वर्चुअल बॉयफ्रेंड है, जिसे बिल्कुल किसी की पसंद के मुताबिक डिजाइन किया गया था। बाद में पाक कयांग हुआनी के साथ ट्रैवल कर रहा है। हुआनी जिक्र करता है कि यून सॉन्ग को निकाल दिया गया है और सोचता है कि उसका वेबटून का अब क्या होगा, क्योंकि वो सच में जानना चाहता था कि कहानी कैसे खत्म होती है। पाक कयांग जवाब देता है कि वो असल में यून सॉन्ग के फैन है। हुआनी जल्दी से खुद फैन होने से इनकार करता है और कहता है कि उसे बस बुरा लग रहा है, क्योंकि सोयोंग ने बहुत मेहनत की थी और अब वो सारी कोशिश बर्बाद हो गई है। फिर हुआनी हल्के में पूछता है कि क्या सोयोंग का भी गुआंग जैसा कोई कस्टम मेड बॉयफ्रेंड हो सकता है और वो बॉयफ्रेंड उसके जैसा दिखता होगा। पाक कयांग फिर पूछता है कि उसे उस बारे में कैसा महसूस होगा। हुआनी जवाब देता है कि वो असल में खुश महसूस करेगा अगर वर्चुअल बॉयफ्रेंड उसके जैसा दिखेगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो उसका आइडल टाइप है। वो कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वो सच में उसकी परवाह करता है और वो एक वर्चुअल कैरेक्टर के उल्टे वो असली है। ये शब्द सुनकर पाक कयांग को अचानक कुछ जरूरी एहसास होता है।
होता है। वो तुरंत हुआनी को कार से उतरने को कहता है क्योंकि उससे वापस जाना है। वो ऑफिस की तरफ भागता है लेकिन पता चलता है कि सोमी पहले ही एक बेकरी जा चुकी है। बिना वक्त बर्बाद किए वो वहाँ पहुँचता है। जब वो आखिरकार उसे देखता है तो पाक क्यांग कहता है कि उसे अपने दिल की सुनने का फैसला किया है और अचानक उसे कसकर गले लगा लेता है। वो उसे बताता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और पूछता है कि क्या वो रह सकते हैं। सुमी प्यार से मुस्कुराती है और जवाब देती है बिल्कुल। उस पल वो अपने दिल को फिर से तेजी से धड़कते हुए महसूस करती है, जैसे उसकी भावनाएं फिर से वापस आ गई हो। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं, आखिरकार अपने बीच की दूरी को खत्म करते हुए। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो जाती है और सोमी हर चीज ऑर्गेनाइज करने में बिजी हो जाती है। इस बीच पाक क्यांग स्टोरी रूम में जाता है और सोमी खामोशी से उसके पीछे वहां जाती है। पाक क्यांग कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि वो अगले साल फिर से जज बनेंगे। सोमी मजाक करती है कि फिर से बस बहस ही करेंगे हम दोनों। वो हंसते हैं और कहते हैं कि कोई उन्हें पकड़ सकता है क्योंकि हर रोमांटिक वर्क स्पेस स्टोरी में हमेशा एक स्टोरी रूम सीन का होता है। मजाक में वो सुझाव देते हैं कि उन्हें भी एक रिक्रिएट करना चाहिए, लेकिन अचानक एक कोवर्कर सच में अंदर आ जाता है। सोमी जल्दी से पाक क्यांग को एक तरफ धक्का दे देती है ताकि शक न हो, लेकिन इस चक्कर में एक बड़ा रैक उस पर गिर जाता है जिससे वो गंभीर रूप से चोटिल हो गया था। सोमी पैनिक हो जाती है और शॉक में पूरी तरह जम जाती है। जल्दी पाक क्यांग को टैक्सी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सोमी रोते हुए उसके पीछे भागती है, खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए। वो आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचती है, अभी भी आंसुओं में। पाक क्यांग और एक कोवर्कर दोनों उसके आने को नोटिस करते हैं। सोमी आगे बढ़ती है और उसे कस के गले लगा लेती है। कोवर्कर को तुरंत एहसास हो जाता है कि उनके बीच कुछ है और ऑकवर्ड होकर कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा और वो वहाँ से निकल जाता है। अभी भी रोते हुए सोमी माफी मांगती है और पूछती है कि क्या उसका हाथ टूट गया है। पाक क्यांग कहता है कि हाँ, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर खामोशी से एक दूसरे को पकड़कर बैठे हैं। पाक क्यांग कहता है कि वो इतनी छोटी सी दुर्घटना के लिए पूरे रास्ते भागकर आई, जबकि वो बस इंतजार कर सकती थी ना। लेकिन सोमी ईमानदारी से मानती है कि वो सच में कोई दुर्घटना नहीं थी। उसने उसे जानबूझकर धक्का दिया था ताकि ऑफिस में किसी को उनके रिश्ते के बारे में ना पता चले, और बाद में वो सच में डर गई थी। ये सुनकर पाक क्यांग उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है और अब उसे भी डर लग रहा है क्योंकि वो पहले ही उसे बहुत ज्यादा गहरा प्यार करने लगा है। ये देखकर कि वो उसके लिए पूरे रास्ते भागकर आई, वो कहता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो उसे अब और नाराज रह सके। सोमी उसकी चोट के बावजूद ध्यान से उसे फिर से गले लगाती है। धीरे से मुस्कुराते हुए पाक क्यांग कहता है कि वो बस इस पल में उसके साथ रहना चाहता है। बाद में डायरेक्टर हैंग यूनाइटेड स्टेट्स जाने से पहले एक फेयरवेल पार्टी देते हैं। पाक क्यांग और सोमी साथ बैठे हैं, खामोशी से मुस्कुराते हुए। पार्टी के दौरान डायरेक्टर हैंग अचानक पूछते हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि किसी ने उनसे इसका जिक्र किया था। दोनों ईमानदारी से हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन हर कोई हंसने लगता है, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक मजाक है। डायरेक्टर हैंग भी हंसते हैं, ये कहते हुए कि वो साफ तौर पर एक असली कपल होने के लिए बहुत ज्यादा बहस करते हैं। जब हर कोई हंस रहा होता है तब भी पाक क्यांग और सोमी खामोश रहते हैं, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे की ओर बस देखते रहते हैं। ठीक तभी हानी और राइटर यून सॉन्ग पहुंचते हैं और डायरेक्टर हैंग को फेयरवेल गिफ्ट के रूप में एक कप देते हैं। वो इमोशनल हो जाते हैं और यून सॉन्ग को बताते हैं कि वो कंपनी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। सेलिब्रेशन जारी रहता है और हर कोई खाता है, पीता है और रात का आनंद लेता है। टेबल के नीचे पाक क्यांग और सोमी खामोशी से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, खुद में मुस्कुरा रहे हैं। बाद में सोमी आसपास सबको देखती है और कहती है कि अच्छे लड़के इतने बुरे भी नहीं होते। उसके बाद वो आखिरी बार डिवाइस निकालती है और गोंग से मिलने के लिए लॉग इन करती है। वो उसे बताती है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। गोंग प्यार से उसे चेतावनी देता है कि भविष्य में वो शायद फिर भी अकेला या बेचैन महसूस करे और ये कि लोगों के बीच भावनाएं वक्त के साथ बदल सकती हैं। सोमी उसे जवाब देती है कि वो समझती है बदलाव तय है, लेकिन वो एडवेंचर चाहती है। भविष्य से डरने के बजाय वो उस मर्द के साथ पूरी तरीके से प्रेजेंट में जीने का चुनाव करती है जिससे वो प्यार करती है। वो दोनों एक खामोश गुड बाय शेयर करते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है जो पूछ रहा है कि क्या वो सच में गोंग से हमेशा के लिए अलग होना चाहती है, और वो अपने फैसले की पुष्टि करती है। लॉग आउट करने के बाद सोमी फिर से पाक क्यांग से मिलती है। अपने नरेशन में वो इस बात पर विचार करती है कि रिश्ते रिस्की हो सकते हैं और प्यार खुद डरावना हो सकता है, लेकिन प्यार से भागना जवाब नहीं है, क्योंकि प्यार और रिश्ते जिंदगी और उसके एडवेंचर के नेचुरल हिस्से हैं। इस संदेश के साथ कहानी आखिरकार खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड पसंद आया होगा। साथ ही मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।